नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 1 और 1 11। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। राजीव, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। संसद में आज भी भूचाल आना तय दिख रहा है, क्योंकि यहां पर लंदन का जो बयान था राहुल गांधी का, उसको लेकर बीजेपी माफी की मांग करती नजर आ रही है। घेराबंदी की पूरी तैयारी है। बीजेपी अड़ी है कि राहुल माफी मांगे और इस आरोप पर डटी है कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर देश का मान सम्मान गिराया है। यही इधर विपक्ष अडानी के सवाल पर सरकार को घेर रहे हैं और विपक्ष अडानी मामले की जांच जेपीसी से लगातार करवाने की मांग कर रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों की लगातार बौछार हो रही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 261, क्वेश्चन नंबर 261। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूंगा। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद आप नोटिस दें। जो भी माननीय सदस्य नियमों प्रक्रिया के तहत नोटिस देगा, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। ये सदन में मैं आप लोगों को आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, इसलिए आप प्रश्नकाल चलने दें। ये सदन आपका है। मेरा प्रयास है कि सब बैठें आप और सदन चले। सदन आपका है, सदन आपका है, सदन चलेगा। देश सदन चलना देखना चाहता है, इसलिए आपसे भी आग्रह, आप सब बैठें। प्रश्नकाल के बाद आपने जो स्थगन दिया है, उस स्थगन के तहत, नियमों के तहत मैं व्यवस्था दूंगा और मैं व्यवस्था दूंगा। प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दूंगा। जो भी माननीय सदस्यों के नियमों के तहत आते हैं, उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सदन आपका है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत बोलने का अधिकार है। बैठिए, बैठिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। नारेबाजी कर रहे हो भाई? सदन चलने दीजिए। क्या है, नारेबाजी क्यों कर रहे हो? ये नारेबाजी के लिए सदन नहीं है माननीय सदस्य। ये उचित नहीं है माननीय सदस्य। ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। बैठिए, आप बैठिए।
पार्लियामेंट फंक्शन चलाना चाहते हो तो तख्तियां लेकर आओगी। ये पार्लियामेंट फंक्शन का तरीका है आपका? पार्लियामेंट फंक्शन हो और तख्तियां लेकर आ रही हो? माननीय सदस्य, तख्तियां रखिए। पार्लियामेंट फंक्शन तख्तियां लेके नहीं आता। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, हम आपको अलाउ करूंगा, निश्चित रूप से अलाउ करूंगा। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत अगर मैं स्थगन खारिज करूं, उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। ये सदन तो सबका है। आप आए, बैठें, चर्चा करें, चेंबर में आए, चर्चा करें, सत्ता पक्ष भी आए, प्रतिपक्ष भी आए, रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे, आपके विषय मुद्दों को भी चर्चा करेंगे। मेरा तो आग्रह है, आप सदन चलने देंगे तो मैं सदन चलाऊंगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक की स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामे के बाद लगातार ये अपील करते रहे स्पीकर कि किसी तरह सदन चलने दीजिए, लेकिन जब ऐसा होता नहीं दिख रहा था तो लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दुखद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही फिर स्थगित करनी पड़ी, वो भी तब जब लोकसभा स्पीकर लगातार ये बात कह रहे थे कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी, नियमों के तहत आपको बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन सबको चीखना था, सबको चिल्लाना था, सबको शोर मचाना था। सत्ता पक्ष भी चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, नारेबाजी कर रहा था, तो विपक्ष भी नारेबाजी कर रहा था, एक जेपीसी की मांग पर, दूसरा राहुल गांधी के बयान पर। बिल्कुल, और लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन राजीव, बड़ा सवाल वही है कि सत्र जब से शुरू हुआ है तब से हंगामे की भेंट ही चढ़ा है। अगर एक तरीके से देखें अनुमान के तौर पर, तो हर 1 घंटे में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, बावजूद इसके सदन चल नहीं पा रहा। श्री राघव चड्डा, इश्यू ऑफ नानकाना साहिब कॉरिडोर फॉर पिलग्रिम। राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चेयरपर्सन चेयर से उठ गए हैं, तो हाउस एडजर्न टिल 2 बजे तक के लिए कार्यवाही राज्यसभा की भी स्थगित हो गई। लोकसभा की कार्यवाही के बाद चंद मिनटों के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और मसला वही, मसला सत्ता पक्ष का वही, राहुल गांधी से माफी मांगने की, और विपक्ष का वही, जेपीसी का गठन करने की। लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही चंद ही मिनटों में स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उससे पहले आपको बता दें, शुक्रवार को ही स्थगित एक बार फिर से सदन हुआ, जिसमें कहा गया कि सोमवार यानी आज 11 बजे से सदन चलना था। विपक्ष की तरफ से एक बैठक भी हुई, जिसमें फिर से तय हुआ कि कौन कौन से वो एजेंडे होंगे, जिसको लेकर गहमा-गहमी का माहौल होगा। तो जहां एक तरफ सरकार की तरफ से राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर माफी की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जेपीसी की मांग विपक्ष कर रहा है कि अडानी के मुद्दे पर सरकार क्यों बच रही है, जेपीसी की मांग कर रही है कि जेपीसी क्यों नहीं बना देती। तो दोनों सदनों की कार्रवाई भारी हंगामे की वजह से, दोनों ही तरफ से यह हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित।
तो विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों ही हंगामा करते हुए नजर आए। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है और हंगामों की वजह से कार्यवाही भेंट चल रही है। उनको सताने के लिए, टारगेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे और वो डरा के, धमका के, कमजोर करने की बात कर रहे हैं। हम कभी डरने वाले नहीं, कमजोर होने वाले नहीं। अगर महिलाओं को लेकर राहुल जी थोड़े से भी गंभीर हैं तो उनको जानकारी देनी चाहिए और एक सांसद के नाते तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। क्या छिपा रहे हैं? क्या तब झूठ था या अब झूठ है? क्या है क्राइम नंबर, किस मामले की इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के किस प्रोविजन में हो रही है? श्रीनगर कश्मीर यात्रा के दौरान अगर कोई बात कही गई है और राहुल गांधी ने उसको उद्धृत किया है तो इसलिए पहुंच गए बिना बताए, बिना सूचना दिए, बिना अनुमति दिए राहुल गांधी जी के घर। आपातकाल के दिनों में जिस कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को मरोड़ने का काम किया, वो लोकतंत्र की बात करता है और वो लोकतंत्र को बदनाम करता है विदेशों में जाकर के। ये कौन सा संस्कार है, मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए ऐसे लोग को अगर देशद्रोहियों के पंक्ति में भी रखा जाए तो कम नहीं हो। मैं इनको और कुछ महिलाओं के बारे में बताता हूं। बताएं हमें क्या एक्शन लिया इन्होंने, हाथरस में क्या एक्शन लिया इन्होंने, कठुआ में क्या एक्शन लिया इन्होंने, जवाब दें इनका। क्या इन्हें जानकारी नहीं है उन महिलाओं की? उनके ही बारे में तो बताएं पहले क्या एक्शन लिया इन्होंने। सरेआम यहाँ महिलाओं के साथ जो होता है उसमें तो कोई एक्शन लेते नहीं है। उस वक्त तो ये झंडा बरदार बन जाते हैं बलात्कारियों के। हमने नहीं देखा था कठुआ में इन्होंने क्या किया था। आज यहाँ बड़े नियम हमें बताए जा रहे हैं। कौन है झंडा बरदार? आपने नहीं देखा था कठुआ में कौन थे जो जुलूस निकाल रहे थे बलात्कारियों के पक्ष में? तो तब तो इन्हें मालूम था ना कौन बलात्कारी है, किसके साथ बुरा हुआ है। आज यहाँ राजनीति करने आ गए हैं। यदि किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ रेप हुआ है, किसी महिला के साथ बदसलूकी हुई है और राहुल गांधी जी देश के एक सांसद के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या यह जानकारी पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए? और अगर पुलिस नोटिस लेके राहुल गांधी जी को डिलीवर करती है, राहुल गांधी जी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राहुल गांधी जी पुलिस से मिलते नहीं हैं, पुलिस दोबारा कानून के अंतर्गत नोटिस डिलीवर करने राहुल गांधी जी के घर पर जाती है, 2-3 घंटे इंतजार करती है, राहुल गांधी जी से मिल करके उन्हें नोटिस डिलीवर करके उनसे निवेदन करती है कि उन महिलाओं के बारे में हमें बताइए ताकि संविधान के अनुसार कानून के हिसाब से हम काम कर सके। पूरे कांग्रेस में हाहाकार मच जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है। जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके शहजादे कानून से ऊपर है, यह विषय उचित नहीं है। जो भी जानकारी राहुल गांधी जी के पास है उन्हें संविधान के अंतर्गत उसे पुलिस और कानून की व्यवस्था के साथ साझा करना चाहिए। तो इस वार पलटवार के बीच राजीव, ये बड़ी खबर है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए आज एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा है। 5 मिनट भी कहें राजीव तो ये कार्रवाई चल नहीं पाई और तुरंत ये फैसला लेना पड़ा कि स्थगित किया जाए। अब 2 बजे एक बार फिर से कार्रवाई चलेगी और कोई गारंटी नहीं है कि 2 बजे भी चल पाए। बिल्कुल, इस बात से आपको हैरत भी आपको नहीं पड़ना चाहिए कि हो सकता है कि 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही फिर से स्थगित उसको करना पड़े, क्योंकि एक इरादे से उतरे हुए हैं कि बस कार्यवाही किसी तरह से चल न सके। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर। एक तरफ राहुल गांधी ने लंदन में एक बयान दिया, ये कहा कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया कि माफी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वहीं बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट है अडानी के मुद्दे पर और ये कह रहा है कि जेपीसी की मांग होनी चाहिए। अर्पिता, इसी खबर पर हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मौसमी, दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। एक मांग कर रहा है कि जेपीसी बनाओ, दूसरा कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगो, लेकिन दोनों ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं। बात नहीं रखेंगे, बोलेंगे नहीं, तो फिर कैसे कोई माफी मांगेगा या कैसे कोई गठन करेगा, उस पर उनका स्टैंड क्या कैसे क्लियर होगा? आप तो सदन ही नहीं चलने दे रहे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बिल्कुल डेडलॉक जो है लगातार तीसरे हफ्ते भी बरकरार है। जिस तरह से लगातार बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठकें हो या राज्यसभा की कार्रवाई हो या लोकसभा की कार्रवाई हो, पूरे सीधे तौर पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है
जो संवाद है उसमें कहीं ना कहीं ट्रेजरी बेंचेस और विपक्ष में बिल्कुल ठन गई है इस मसले को लेके। और क्योंकि सरकार को लगता है कि अडानी का मसला ऐसा है जिसमें वो कतई विपक्ष की बात नहीं मान सकता, क्योंकि राजनीति हो रही है इस पे, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को अटैक करने की कोशिश है विपक्ष की। तो कुल मिला के आप देखिए दोनों तरफ से तलवारें तनी हुई है और लगातार मिनटों में ही हाउस अडजर्न हो रहे हैं एक के बाद एक हर दिन। ठीक है मौसमी, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी के काला टीका वाले बयान पर भी अब बयान पर सियासत शुरू होती नजर आ रही। पीएम मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दरअसल कहा था कि भारत की तरक्की को देखकर कुछ लोग काला टीका लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब तक एक बड़ी खबर मिल रही है, राहुल गांधी की अर्जी स्पीकर ने ठुकरा दी है। राहुल गांधी ने इजाजत मांगी थी कि लोकसभा में मुझे बोलना है, मैं क्योंकि मुझसे माफी की मांग हो रही है तो मैं उस पर अपना स्टैंड रखना चाहता हूं, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया है। सूत्रों से खबर मिल रही है, एक खत लिखा था स्पीकर को राहुल गांधी ने। रूल का हवाला यहां पर राजीव दिया गया है और ये कहा गया कि उसकी वजह से ही इजाजत नहीं मिली है। मौसमी, किस वजह से राहुल को इजाजत नहीं मिली? देखिए यहाँ पे राहुल गांधी ने मांगा था, समय मांगा था कि 4 केंद्र के मंत्री हैं जिन्होंने लगातार सिलसिलेवार तरीके से उन पर जो है हमला किया, उन पर आरोप लगाए जब राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, इसलिए उनको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। और यहाँ जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ऐसे आसार हालांकि पहले भी नजर आ रहे थे, क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं है जिस पर राहुल गांधी को अनुमति मिले, इस तरह की बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये संकेत तो दिए नहीं है कि वो अपोलोजाइज करने वाले हैं या माफी मांगने वाले हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी को एक और मौका दे दिया जाता है बोलने का, तो जिस तरह का हंगामा लगातार बरप रहा है लोकसभा में, वो और तूल पकड़ लेगा। तो ये स्पीकर का डिस्क्रिशन होता है और यहाँ पे स्पीकर ने जो जानकारी मिली है कि राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी गई है बोलने की। इसका मतलब यह है कि आप लगातार विपक्ष इस हमले को लेकर और ज्यादा आक्रामक होगा कि संसद में स्पीकर बोलने का मौका नहीं देते हैं। मौसमी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें तो एक तरफ मौका नहीं मिल रहा है राहुल गांधी को बोलने का, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष माफी की मांग कर रहा है, तो ऐसे में कैसे ये मसला सुलझेगा? फिलहाल 2024 के लिए विपक्षी मोर्चेबंदी की नई बुनियाद रखी जा रही है और कोलकाता में ममता बनर्जी अखिलेश यादव से मिले तो बिन कांग्रेस विपक्षी एकता का प्लान बनने लगा। ममता ने मोदी के बहाने राहुल गांधी को घेरा तो अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के किए धरे का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि लगता है ममता एंड पार्टी सीबीआई ईडी से डर गई है और ऐसे बयान दे रही है। पार्लियामेंट बीजेपी को जो दिखेगा क्या नो या तो राहुल गांधी की नेता या तो राहुल गांधी मोदी की और वो राहुल गांधी मोदी सबके बड़ो पार्टी से बोलना ना मुझे सबसे बहुत उठिया पार्लियामेंट बीजेपी को जो दिखेगा क्या नो या तो राहुल गांधी की नेता या तो राहुल गांधी मोदी की और वो राहुल गांधी मोदी सबके बड़ो पार्टी से बोलना ना मुझे सबसे बहुत उठिया ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाई गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है। तो आरोप यहां पर कुछ भी कांग्रेस पार्टी लगाए, लेकिन एक चीज तो साफ तौर पर राजीव दिख रही है कि
जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो राष्ट्रीय पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस पार्टी से किनारा करने के लिए ही तैयार हैं। राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा मानने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल 2024 में विपक्षी गठबंधन स्वरूप क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जो बीजेपी को मात देने की रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल मिलकर गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि उन दलों के बीच कांग्रेस नहीं है। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद साफ साफ ये कह दिया कि कांग्रेस खुद तय कर ले कि भूमिका उसकी क्या होगी। अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई न कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो। देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कोई स्कोप नहीं दिखाई पड़ रहा है। गंगा के आखिरी छोर पर 2024 के लिए जोर लगाने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। ममता बनर्जी से हुई यह मुलाकात बताती है कि विपक्ष 2024 में बीजेपी को चारों खाने चित करने के लिए हर दांव आजमा रहा है, हर राह पर जा रहा है। सभी क्षेत्रीय दल संकल्प ले रहे हैं कि अब की बार बीजेपी के हिस्से लाएंगे चुनावी हार। उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। ममता बनर्जी पहले ही बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का शंखनाद कर चुकी हैं। उधर तेलंगाना में केसीआर ने विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर अपना संदेश भिजवा दिया था कि वो विपक्ष को लीड करने के लिए तैयार हैं। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार भी गाहे बगाहे विपक्ष के एकजुट होने का बयान देते रहे हैं। यानी माना जाए कि विपक्ष की सारी कवायदे यही हैं कि एक मत हो ताकि बहुमत हो। अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई न कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई न कोई फ्रंट बने। विपक्षी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। कई दलों ने बीजेपी को हराने का संकल्प तो ले लिया है, मगर मसला ये है कि विपक्षी एकजुटता क्या कांग्रेस के बगैर होगी, क्योंकि टीएमसी कांग्रेस से किनारा किए हुए है। मोदी अडानी भाई भाई। अडानी के मसले पर जब कांग्रेस समेत विपक्ष के 16 दल मार्च कर रहे थे, तब भी टीएमसी उसमें शामिल नहीं थी। केसीआर के मंच पर भी कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं था, और अब अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि कांग्रेस खुद तय करे कि उनकी भूमिका 2024 में क्या होगी, कैसी होगी। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि इसका ग्लोबली जो सप्लाई चेन पर बड़ा असर है, उस बारे में भी चिंतन मंथन हो सकता है। भारत का एक क्लियर स्टैंड है, जापान का इसमें एक स्टैंड है। तो ये तस्वीरें हैं आज सुबह तकरीबन 8 बजे वो आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचे, कुछ इस तरह से स्वागत, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो कुछ इस तरह से हुए। जापान भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जब शिंजो आबे की हत्या हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर भी दुख प्रकट किया था। भारत में भी गम का माहौल था, और वहां पर कई बड़े लीडर्स वर्ल्ड के गए थे, और अब फुमियो किशिदा का ये भारत का दौरा। बिल्कुल, और जैसा आप बोल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। वो महत्वपूर्ण है कि आखिरकार संतुलन कैसे बनाया जाए, आपसी रिश्ते भारत और जापान के बीच और कैसे प्रगाढ़ किए जाए, मजबूत किए जाए, उस पर भी चर्चा होगी। गीता मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गीता, किन किन लिहाज से ये मुलाकात महत्वपूर्ण हाउस से इस वक्त देख रहे हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश आपसी सहभागिता। देखिए, तो हर लिहाज से ये रिश्ते काफी महत्वपूर्ण और मजबूत है। ये चौथा मुलाकात होगा प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री किशिदा के बीच। पिछले साल से अगर लेके देखें, 3 बार ऑलरेडी मिल चुके हैं।
प्राइम मिनिस्टर किशिदा पिछले साल भी यहाँ पर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्वाड मीटिंग के दौरान उन्होंने अलग से मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर किशिदा के साथ। और जब स्टेट फ्यूनरल था शिंजो आबे का, उसके लिए जब वो टोक्यो गए थे तब भी मुलाकात हुई। तो काफी इम्पोर्टेंट है। G7 के प्रेसिडेंसी अभी इस साल जापान के हाथों में है और वैसे ही G20 की प्रेसिडेंसी भारत के हाथों में है। तो इस मामले पर भी क्योंकि ये लीडरशिप रोल्स में बैठे हुए हैं, तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात पंजाब की। पंजाब को तोड़ने की साजिश कर रहे अमृतपाल को गिरफ्तार करने में पंजाब पुलिस जोर शोर में लगी। आज फिर पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जारी है। अमृतपाल के एक चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतपाल के चाचा पर एनएसए लगा दिया गया है और इस बीच में पंजाब में आज दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवाओं पर रोक है, एसएमएस सेवाओं पर पाबंदी लगी हुई है। और बड़ी खबर यह कि टीम लगातार गठित है जो ढूंढ रही है अमृतपाल को। वो छुपा हुआ है कहीं, भागा फिर रहा है। हालांकि उनके परिवार का कहना है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा गया है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एनकाउंटर करने की कोशिश में पुलिस है और बता नहीं रही है कि उसको गिरफ्तार किया गया है। परिवार कई आरोप लगा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो भगौड़ा ही है। आज ही अमृतपाल के चाचा और अमृतपाल के ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया था और अभी बड़ी खबर यह है कि अमृतपाल के चाचा पर एनएसए लगा दिया गया। अब तक इस मामले में टोटल 112 गिरफ्तारियों में ये वो समर्थक हैं और अमृतपाल के समर्थकों की इस तरह सड़कों के घेराव की, सड़कों को जाम करने की प्लानिंग भी। अमृतपाल 9-2-11 हो चुका है। पंजाब पुलिस के शिकंजे से दूर जा चुका है। पंजाब पुलिस के इसी भारी जमावड़े पर अमृतपाल भारी पड़ा। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा। जब तक पुलिस के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचते अमृतपाल बचकर निकल चुका था। पंजाब पुलिस अमृतपाल के पीछे पड़ी है, लेकिन अमृतपाल अपने पीछे जो सच छोड़ गया है वो सासत में डालने वाला है। ये अमृतपाल का गांव जल्लूपुर खेड़ा है और ये उसका घर। इस घर का रंग सफेद पोश अमृतपाल की तरह ही सफेद है। अमृतपाल नौजवानों का मसीहा बनने की फिराक में था, लेकिन इसके लिए रास्ता देश को तोड़ने का चुना था। इस सफेद घर में भारत विरोधी साजिश कैसे फल फूल रही थी, ये निशान उसके सबूत हैं। इस दरवाजे पर लिखा है AKF, घर के सामने की दीवार पर लिखा है AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स, और ये निशान पंजाब पुलिस की चिंता बढ़ाने वाले हैं। अमृतपाल सिंह क्या वारिस पंजाब डे के अलावा भी कोई संगठन खड़ा करना चाहता था? सूत्र बताते हैं कि वो AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से एक संगठन बनाना चाहता था और इसका एक उदाहरण अमृतपाल सिंह के घर के गेट के ऊपर आप देख सकते हैं। AKF लिखा गया है। इसका जो मतलब है स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये है आनंदपुर खालसा फोर्स। न केवल घर के दरवाजे पर बल्कि घर के ठीक सामने वाली दीवार पर भी इसी तरह से AKF लिखा हुआ है। तो क्या अमृतपाल सिंह के मंसूबे कुछ और थे या फिर ये महज एक शुरुआत भर थी? पुलिस की जांच अभी चल रही है, जांच में ही सामने आ पाएगा। अमृतपाल भारत विरोध के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। वो पंजाब को आतंकवाद की पुरानी आग में झोंक देना चाहता था और शायद इसीलिए वो अपना खुद का संगठन खड़ा करना चाहता था। आनंदपुर खालसा फोर्स उसी मकसद का हिस्सा माना जा रहा है। जैसे भिंडरावाले ने भिंडरावाले टास्क फोर्स बनाया, उसी तर्ज पर शायद अमृतपाल आनंदपुर खालसा फोर्स बनाने में लगा था। अमृतपाल के घर से ऐसे जैकेट मिले हैं जिन पर आनंदपुर खालसा फोर्स लिखा है। इस संगठन के लिंक्स वाले कुछ और सबूत पंजाब पुलिस को मिले हैं और शायद इसलिए पंजाब पुलिस इस आनंदपुर खालसा फोर्स की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है। लेकिन फिलहाल तो कटघरे में खुद पंजाब पुलिस भी खड़ी है। अमृतपाल कैसे वारिस पंजाब डे की आड़ में खुद को हीरो बनाने में लगा था, इसकी बानगी देखिए। अमृतपाल सिंह
अब पुलिस के एक्शन के डर से इधर उधर भटक रहा है। मेरे पीछे आप खेत में 3 तस्वीरें देख रहे होंगे। ये 3 तस्वीरों के ऊपर जो स्लोगन लिखा गया है वो है वारिस पंजाब दे। सबसे पहले भिंडरावाले की तस्वीर लगी है जिसके नाम के आगे संत लिखा है, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले। बीच में दीप सिद्धू की तस्वीर लगी है जिस पर सिर्फ दीप सिद्धू लिखा है और वहीं सबसे आखिर में तस्वीर लगी है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह के नाम के आगे भाई लिखा गया है। ऐसे पोस्टर बता रहे हैं कि अमृतपाल पंजाब में अपने पांव फैलाने में लगा था और तब पंजाब की पुलिस, वहां का खुफिया विभाग चादर ताने सो रहा था। अब शिकारी की नींद टूटी है लेकिन शिकार हाथ से दूर जा चुका है। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर आज तक। अमृतपाल को गिरफ्तार करने में लगी पंजाब पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अमृतपाल का सुराग देने वाला हर शख्स पंजाब पुलिस के रडार पर है। लेकिन जब आज तक ने अमृतपाल के परिवार से बातचीत की तो उन्होंने अलग ही सेंसिटिव दावा किया है। परिवार यह कह रहा है कि अमृतपाल को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, पुलिस का एक्शन तो महज दिखावा है। ग्रुपां ही छड्डो, बहुत वड्डी गिनती च बैठी है भाई साहब के पिछे। संगत को बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन लाइव सेंड करता है। जालंधर के मेहतपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। जालंधर शहर में सड़कों पर पुलिस। अमृतसर में भी पुलिस का एक्शन। मोहाली में फ्लैग मार्च के लिए उतरी पुलिस। पंजाब के हर अहम शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च ये कवायद है पंजाब के आम जन को आश्वस्त करने और देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को चेतावनी देने की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कहां है वारिस पंजाब का चीफ अमृतपाल। जालंधर के नकोदर इलाके से शुरू हुई अमृतपाल सिंह और पुलिस के बीच चल रही ये भागम भाग किसी फिल्मी सीन की तरह ही था। करीब 1.5 घंटे तक लुका छुपी का ये खेल चलता रहा। अमृतपाल सिंह के समर्थक कभी सड़क पर कभी खेतों में भागते दिख रहे थे। इस दौरान लगातार अपील की जा रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जमा हों और पुलिस कार्रवाई को नाकाम करें। शाहकोट मलसियां जलंधर ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਦਾ ਉਧਰੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਲਾਉਂਦੇ जाओ मेरे वीर। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। अमृतपाल के सहयोगी तो पकड़े गए लेकिन अमृतपाल बच निकलने में कामयाब रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पंजाब पुलिस का मेगा ऑपरेशन नाकाम रहा? जहां पर इतना मोबाइल इंटरसेप्शन होती है और ऑपरेशन अच्छी तरह प्लान किया जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसको आप फेलियर ना देखिए। वेपन्स रिकवर हुए, इलीगल वेपन्स, कारतूस रिकवर हुए, इसकी गाड़ियां रिकवर हुई हैं और जो ऑरा था वो ऑरा टूटा है और 7 बंदे जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं इसके साथ जो कॉन्वॉय में थे। काफ़ी लोगों को उन्होंने टक्करें मारी हैं। तो फेलियर मैं तो नहीं मानूंगा फेलियर है, ये जल्दी मिल जाएगा। 3-4 लोग हैं इसके साथ। पंजाब पुलिस के मुताबिक 2 दिन के मेगा ऑपरेशन में कुल 112 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रविवार को 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक लावारिस गाड़ी को जालंधर के सलीना गांव से बरामद किया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक जब पुलिस ने अमृतपाल का पीछा किया तो वो इसी गाड़ी में सवार था। पंजाब पुलिस के लिए अब अमृतपाल को दबोचना साख का सवाल बन गया है क्योंकि वो उसकी नाक के नीचे से रफू चक्कर हुआ है। क्या अमृतपाल गिरफ्तार होगा और होगा तो कब तक? पुलिस कह रही है कि वो समय जल्द ही आने वाला है, जबकि अमृतपाल का परिवार कह रहा है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और सच छिपा रही है।
अभी क्या उम्मीद है, क्या आपको जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है पंजाब में है, बाहर निकल गया है, और इसके साथ कितने लोग हैं? ये जल्दी मिल जाएगा, 3-4 लोग हैं इसके साथ। नहीं, अभी प्रो पंजाब में वीडियो भी है, उसमें वो शाहकोट थाना में उसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। वो आम पब्लिक के नज़र से भी वीडियो आ रही हैं, लेकिन पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? हम लोग को तो इसी के लिए डर है कि उसको कहीं एनकाउंटर ना कर दें। उसको अगर पकड़ा है तो पहली बात तो इतना फोर्स से भागने का मतलब, पहली गलत ना उनका भागने का मकसद था। वो तो कभी बोला था कभी किधर भी जाए बुलाएंगे मैं जाएगा। पंजाब के लिए पहले ही जहर बन चुका अमृतपाल की जल्द से जल्द गिरफ्तारी जरूरी है, वरना उसका फैलाया जहर फैलता ही जाएगा। जालंधर से मंजीत सहगल और कमलजीत संधू के साथ चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, आज तक। ऐसा साफ दिख रहा है कि इस केस में पंजाब पुलिस ने एक्शन में बहुत देर कर दी है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के लिए देर से जाल बिछाया, और इतनी देर से कि परिंदा पकड़ में आने से पहले ही फुर्र हो गया है। और अमृतपाल भिंडरावाले के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने में लगा था। वो उसकी जगह लेना चाहता था। उसका इरादा था कि पंजाब में हिंदू, सिख और हिंदू ईसाई के बीच खाई खोदने की, लेकिन अब उसकी जड़ें खोदने का एक्शन आगे बढ़ चुका है। खतरे की चिंगारी सुलगती रही, शोले में तब्दील होती रही, और पंजाब पुलिस सोती रही। जब पानी सिर के ऊपर से बहा, सीधे थाने पर हमला हुआ, चौतरफा खिल्लियां उड़ी, तो पंजाब पुलिस में खलबली हुई। अजनाला में थाने पर हमले के तकरीबन 25 दिन बाद पंजाब पुलिस ने अमृतपाल पर हाथ डाला है। उसका एक चाचा और ड्राइवर गिरफ्त में आ गया है। पुलिस वाहन को टक्कर मारने वाली कार भी बरामद हो चुकी है। सवाल है, ये तैयारी पहले कहां थी? कहां था ये इंतजाम? खतरा साक्षात सामने खड़ा था, तो पंजाब पुलिस किस बात का अब तक इंतजार कर रही थी? अमृतपाल जो कुछ कह और कर रहा था, वो सबकी नजरों के सामने था। वो डंके की चोट पर खालिस्तान की हिमायत कर रहा था, पुलिस थाने पर हमले की हिमाकत कर रहा था। अमित शाह पूरी सिख कौम ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। पिछले साल 29 सितंबर को पंजाब के मोगा जिले के एक गांव में आजादी के नारे लगे थे। ये गांव था खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का। अमृतपाल ने उसी दिन भिंडरावाले के गांव में भिंडरावाला के सपनों को पूरा करने का ऐलान किया था। अमृतपाल खालिस्तान की साजिश को लगातार आगे बढ़ाने में लगा था, बिल्कुल भिंडरावाले के अंदाज में। उसने अपना लुक बदल लिया, हूबहू भिंडरावाले की तरह दिखने लगा। वही दाढ़ी, वही पगड़ी। अमृतपाल सिंह पिछले 6 साल से दुबई में दुबका था। पिछले साल ही वो सितंबर के महीने में भारत आया। भारत आते ही उसने वारिस पंजाब दे नाम के संगठन पर कब्जा जमाया। इस संगठन की नींव दीप सिद्धू ने रखी थी। दीप सिद्धू वही शख्स था जिसने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराया था, और इसके 1 साल बाद 15 फरवरी 2022 को उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यानी पूरी की पूरी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही थी। अमृतपाल का मकसद साफ था, वो पंजाब के नौजवानों को भड़का रहा था, मजहब के नाम पर बांट रहा था, खालिस्तान की आग को हवा दे रहा था। उसका कद और कुव्वत दोनों बढ़ रहे थे। अभी प्रो पंजाब में वीडियो भी है, उसमें वो शाहकोट थाना में उसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। वो आम पब्लिक के नज़र से भी वीडियो आ रही हैं, लेकिन पुलिस क्यों झूठ बोल रही है? हम लोग को तो इसी के लिए डर है कि उसको कहीं एनकाउंटर ना कर दें। उसको अगर पकड़ा है तो पहली बात तो इतना फोर्स से भागने का मतलब, पहली गलत ना उनका भागने का मकसद था। वो तो कभी बोला था कभी किधर भी जाए बुलाएंगे मैं जाएगा। पुलिस एकदम धक्का कर रही है, जिसकी के इतने बड़ा डंबर रचने की जरूरत नहीं है। अगर उसको अरेस्ट भी करना था घर से आराम से किया जा सकता। कल 8-9 बजे तक वो घर में थे, तो उसका प्रोग्राम डेली रूटीन का प्रोग्राम था। ना पुलिस ने पहले कोई नोट्स दिया भी हाँ हमको अरेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई किसी परिवार से या कोई गांव वाले से किसी के संपर्क नहीं किया।
तो इन्होंने अचानक ही हम लोग को, तो उसी टाइम वो अपना डेली रूटीन का प्रोग्राम था उनका, 2-3 जगह उधर जा रहे थे। पीछे क्या ड्रामा किया, इधर घर में हमारे गांव में कितना फोर्स एरिया में लगा दिया। अमृतपाल हीरो बनने में लगा था और पंजाब पुलिस का एक्शन जीरो था, जबकि पंजाब पुलिस को अच्छे से मालूम था कि अमृतपाल की मदद करने वाली ताकतें कौन हैं। पंजाब पुलिस देर से एक्शन में आई है, लेकिन ये आना तभी दुरुस्त होगा जब आईएसआई के इशारों पर नाचने वाला ये शख्स गिरफ्तार होगा। ललित शर्मा, अमृतसर, आज तक। अब एक खबर लंदन से, जहां खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। कई खालिस्तान समर्थक भारतीय उच्चायोग पहुंचे और तिरंगे का अपमान किया। हालांकि उच्चायोग के सुरक्षा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और खालिस्तान समर्थकों को रोकने की पूरी कोशिश की। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग खालिस्तान का झंडा लिए हुए थे और इस विरोध प्रदर्शन को लेकर भारत ने गहरी नाराजगी जताई है। कल भारत ने दिल्ली में तैनात ब्रिटिश राजनयिक को इस मामले में तलब भी अर्पित किया।